वीडियो में हम इनेट इम्यूनिटी से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे, साथ में उन क्वेश्चन का डिस्क्रिप्शन है। तो वेलकम टू बायोएड चैनल। पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट प्रोटेक्ट बॉडी सरफेस। दिए गए ऑप्शंस में कौन है जो कि बॉडी सरफेस में पार्ट नहीं लेता है प्रोटेक्शन के लिए। इसका करेक्ट आंसर है सलाइवरी एमाइलेज, क्योंकि इस एंजाइम का काम है स्टार्च को तोड़ना और ये डाइजेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है, ना कि प्रोटेक्शन के लिए। अब हम बाकी ऑप्शन समझ लेते हैं कि स्किन, म्यूकस और गैस्ट्रिक एसिड का क्या काम है। तो बेसिकली पहला देखते हैं हम स्किन। म्यूकस और जो स्किन है ये फिजिकल बैरियर है और ये इम्यून सिस्टम का पहला लेवल है जो कि इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। इन्फेक्शन ना होने देने का सबसे आसान तरीका है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बॉडी में एंटर ही ना करने दिया जाए, जिसके अंदर स्किन और म्यूकस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। स्किन बेसिकली उन एजेंट्स के लिए जो कि इन्फेक्शन करते हैं, स्किन उनके लिए इम्परमेबल होती है, यानी कि ऐसे एजेंट जो कि इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं स्किन उनको अलाउ ही नहीं करती कि वो बॉडी के अंदर एंटर कर सके, क्योंकि स्किन के ऊपर जो पसीना या स्वेट प्रेजेंट होता है उसके अंदर लैक्टिक एसिड, फैटी एसिड होते हैं। साथ में वहाँ का पीएच भी लो होता है, जिसकी वजह से जो बैक्टीरिया है वो स्किन के ऊपर सर्वाइव नहीं कर पाता। इसके बाद आता है म्यूकस, जो बॉडी की अंदर की लाइनिंग्स होती हैं बेसिकली, वहाँ से म्यूकस सेक्रेट होता है। आप देख सकते हो ये रेस्पिरेटरी सिस्टम है, यहाँ पर म्यूकस प्रेजेंट है। साथ में ये स्टमक वाला पोर्शन है जहाँ पर म्यूकस प्रेजेंट है। तो म्यूकस है वो एक प्रोटेक्टिव बैरियर की तरह काम करता है। म्यूकस बेसिकली बैक्टीरिया को इस एपिथेलियल सेल के ऊपर चिपकने यानी कि अधेयर होने ही नहीं देता है। अगर बैक्टीरिया किसी तरीके से आ भी गया तो म्यूकस उसको ट्रैप कर लेता है, या फिर बैक्टीरिया इस सीलिया में भी फंस सकते हैं जो कि छींकने या खराश करने पर शरीर के बाहर निकल जाते हैं। तो इस तरीके से स्किन और म्यूकस फर्स्ट लेवल की इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं और साथ में ये दोनों के जो हैं वो फिजिकल बैरियर्स की तरह काम करते हैं। गैस्ट्रिक एसिड के अंदर भी कई बैक्टीरियासाइडल कंपोनेंट पाए जाते हैं। बैक्टीरियासाइडल कंपोनेंट का मतलब हुआ, साइडल वर्ड लगा हुआ है जिसका मतलब होता है किल करना, यानी कि ऐसे कंपोनेंट्स जो बैक्टीरिया को किल कर देते हैं उनको हम बैक्टीरियोसाइडल कंपोनेंट्स कहते हैं। क्वेश्चन है कि पैटर्न रिकॉग्निशन रिसेप्टर इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग। इन दिए गए ऑप्शंस में पैटर्न रिकॉग्निशन रिसेप्टर्स में क्या आता है। तो इसका करेक्ट आंसर है लेक्टिन लाइक मॉलिक्यूल्स। लेक्टिन लाइक मॉलिक्यूल्स जो कि माइक्रोबियल शुगर को रिकॉग्नाइज करते हैं, किसी माइक्रोब्स के ऊपर जो शुगर या पॉलीसैकेराइड्स प्रेजेंट होता है उसको रिकॉग्नाइज करने का काम करते हैं। पैटर्न रिकॉग्निशन रिसेप्टर डेंजरस माइक्रोबियल एजेंट्स को पहचानने के लिए हमारे इम्यून सिस्टम में ये क्षमता होनी चाहिए कि वो नॉन सेल्फ और सेल्फ के बीच डिफ्रेंशिएट कर सके, डिफरेंस पहचान सके। नॉन सेल्फ यानी जो हमारी बॉडी का हिस्सा नहीं है उसे पहचानने में ये जो पैटर्न रिकॉग्निशन रिसेप्टर है ये काम आते हैं। पैटर्न रिकॉग्निशन रिसेप्टर डिटेक्ट करता है कंजर्व कंपोनेंट्स का। कंजर्व कंपोनेंट्स वो होते हैं जिनमें म्यूटेशन बहुत ही रेयर होगा, वो हमेशा एक जैसे होंगे। तो ये रिसेप्टर बैक्टीरिया या माइक्रोब्स के ऊपर उन सीक्वेंस को पहचानने का काम करते हैं। साथ ही ये रिसेप्टर माइक्रोब्स में उन कंपोनेंट को डिटेक्ट कर लेते हैं जो नॉर्मली बॉडी में प्रेजेंट नहीं होते, जैसे कि ये पैथोजन एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न। यहाँ पर देख सकते हो कि ये एक बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया के ऊपर ये कुछ स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं आपको, जिनको हम पैथोजन एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न कहते हैं। फैगोसाइटिक सेल के ऊपर ये रिसेप्टर प्रेजेंट हैं जिनको पैथोजन रिकॉग्निशन रिसेप्टर कहते हैं। ये रिसेप्टर फैगोसाइटिक सेल के ऊपर यानी कि सेल एसोसिएटेड भी होते हैं या फिर सॉल्युबल फॉर्म में भी प्रेजेंट होते हैं। इन रिसेप्टर का काम है माइक्रोब्स के ऊपर प्रेजेंट इन खास तरीके के जो पैटर्न है उसको रिकॉग्नाइज कर सके, जिसकी वजह से इन रिसेप्टर्स की वजह से सेल को पता चलता है कि ये जो पार्टिकल है वो हमारी बॉडी का सेल्फ है या नॉन सेल्फ है। ये जो मॉलिक्यूलर पैटर्न होते हैं ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन किसी के भी बने हो सकते हैं। वर्टिब्रेट्स में नॉर्मली ये कार्बोहाइड्रेट्स के बने होते हैं, जबकि ये बैक्टीरिया में प्रोटीन के बने होते हैं। अच्छा एग्जाम्पल है फ्लैजिलिन प्रोटीन, जो कि बैक्टीरिया की फ्लैजिला में होता है
आरएनए वायरस में डबल स्टैंडर्ड आरएनए है जो पैथोजन एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न की तरह काम करता है। और भी कई ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो खास होते हैं, पैथोजन एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न कहलाते हैं। ये जो रिकॉग्निशन रिसेप्टर्स होते हैं ये कई तरीके के होते हैं जो सेल के ऊपर मिलते हैं। एक कॉमन सा सुना होगा आपने, टॉल लाइक रिसेप्टर्स। ये एक फैगोसाइटिक सेल है। इस फैगोसाइटिक सेल के ऊपर ये पैथोजन रिकॉग्निशन रिसेप्टर प्रेजेंट है। वो इस माइक्रोब के मॉलिक्यूलर पैटर्न, पैथोजन एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न को इस तरीके से डिटेक्ट करेगा। इन दोनों के बीच कॉम्प्लेक्स बनेगा। ये कॉम्प्लेक्स बनने के बाद इस फैगोसाइटिक सेल के अंदर सिग्नलिंग होगी। इसको सिग्नल जाएगा कि इसको आगे चल करके किस तरीके का रिस्पॉन्स यहाँ पर जनरेट करना है। LPS लिपोपॉलीसैकेराइड जो कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के ऊपर होते हैं। पैथोजन एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न हमने समझ लिया है। लिपोटिकोइक एसिड जो कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के ऊपर मिलते हैं। और ये अनमेथाइलेटेड CpG सीक्वेंस, ये भी पैथोजन एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न है। तो लेक्टिन लाइक मॉलिक्यूल को छोड़ करके बाकी सारे पैथोजन एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर लेक्टिन लाइक मॉलिक्यूल्स होगा जो कि एक रिकॉग्निशन रिसेप्टर है। क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज द मोनोन्यूक्लियर फैगोसाइट सिस्टम नॉट इंक्लूड। इन सेल्स में फैगोसाइट सिस्टम में कौन इंक्लूड नहीं किया गया है? करेक्ट आंसर है इंडोथेलियल सेल। इंडोथेलियल सेल फैगोसाइटिक सेल नहीं है। हालांकि ये प्रोटेक्शन में एक मीडिएटर रिस्पॉन्स जनरेट करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, बट स्टिल ये फैगोसाइट सिस्टम का पार्ट नहीं है। इस सिस्टम के अंदर उन सेल को रखा गया है जो बेसिकली फैगोसाइटोसिस करती हैं। फैगोसाइटोसिस सेल्स बोन मैरो में प्रोमोनोसाइट से डेराइव होती हैं। प्रोमोनोसाइट से डिफरेंशिएशन के बाद मोनोसाइट्स बनती हैं और ये मोनोसाइट टिश्यू में जाकर मैक्रोफेज के रूप में मैच्योर होती हैं। ये सारी सेल्स मैक्रोफेज के नाम हैं अलग अलग टिश्यूज के अंदर। मोनोसाइट्स ब्लड में कहते हैं, कुफर सेल लिवर के अंदर कहते हैं, किडनी मेसेंकियल ऑब्वियस है किडनी के अंदर, और लिम्फ नोड मेडुलरी मैक्रोफेज लिम्फ नोड के अंदर कहते हैं मैक्रोफेजेस को। क्वेश्चन है कि ए पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर न्यूट्रोफिल्स, इन ऑप्शंस में क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर है कंटेन्स माइक्रोबिसाइडल साइटोप्लाज्मिक ग्रैन्यूल्स। इसका ये ऑप्शन है कि इज नॉट अ न्यूट्रोफिल इज नॉट अ प्रोफेशनल फैगोसाइटिक सेल, जबकि हम जानते हैं कि मेजर प्रोफेशनल फैगोसाइटिक सेल्स में न्यूट्रोफिल्स और मैक्रोफेजेस आती हैं। पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर न्यूट्रोफिल्स ये नॉन डिवाइडिंग सेल है जिसमें मल्टीलोब न्यूक्लियस और कई ग्रेन्यूल्स उपस्थित होते हैं, और उन ग्रेन्यूल्स में माइक्रोबिसाइडल एजेंट पाए जाते हैं जो, और ये किसी भी डाई से स्टेन नहीं होती हैं। ये ऑप्शन कह रहा है इज क्लोजली सिमिलर टू मास्ट सेल, जबकि बेसोफिल्स होती हैं वो मास्ट सेल के सिमिलर होती हैं, ना कि न्यूट्रोफिल्स। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है ए पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर न्यूट्रोफिल्स इज अ बोन मैरो स्टेम सेल्स। नहीं, बोन मैरो में जो हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स होती है उससे ये डेराइव होती है, उससे ये ओरिजिनेट होती है, ये खुद स्टेम सेल नहीं है। क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रोड्यूस्ड फॉलोइंग एक्टिवेशन ऑफ द NADPH ऑक्सीडेज माइक्रोबिसाइडल पाथवे। करेक्ट आंसर है 4 नाइट्रिक ऑक्साइड। NADPH ऑक्सीडेज सिस्टम मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन को रिएक्टिव ऑक्सीजन में कन्वर्ट करने का काम करता है। ये सिस्टम बेसिकली फैगोसाइटोसिस प्रोसेस के टाइम पर जनरेट होता है, एक्टिव होता है। तो NADPH ऑक्सीडेज मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन के बाद ये सारे फॉर्म बनाने में यूटिलाइज भी करता है, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन को यूटिलाइज करता है, उसके बाद सुपर ऑक्साइड एनायन बनाता है, साथ में हाइड्रोजन परऑक्साइड का भी प्रोडक्शन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यूट्रोफिल डिफेंसिन्स आर, मतलब न्यूट्रोफिल्स के अंदर ये जो डिफेंसिन्स पाया जाता है ये क्या है? तो डिफेंसिन बेसिकली डाइसल्फाइड की बनी एक साइक्लिक पेप्टाइड है जो कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम करती है। ये बैक्टीरिया के सेल मेम्ब्रेन को डिस्टर्ब करके उसमें सेल लाइसिस करवाती है। ये एनिमल और प्लांट दोनों में ही बनती है। तो इसका करेक्ट आंसर है पेप्टाइड एंटीबायोटिक्स। एंटीटॉक्सिन टर्म जो है वो एंटीबॉडीज के लिए यूज किया जाता है।
न्यूट्रोफिल में ये जो डिफेंसिन है ये न्यूट्रोफिल का ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म का हिस्सा है। न्यूट्रोफिल के अंदर कई एंजाइम मिलते हैं जो कि रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स बनाने में हेल्प करते हैं, बैक्टीरिया के डाइजेशन में हेल्प करते हैं, बट डिफेंसिन्स में खुद कोई एंजाइमेटिक एक्टिविटी नहीं होती है। न्यूट्रोफिल्स के ऊपर कई ग्लाइकोलिपिड्स मिलते हैं लेकिन वो उनमें से डिफेंसिन नहीं है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द टॉल लाइक रिसेप्टर पैटर्न रिकॉग्निशन रिसेप्टर रिकॉग्नाइज। इन ऑप्शंस में क्या है जिसको 9 वाला जो टॉल लाइक रिसेप्टर है वो रिकॉग्नाइज करेगा? इसका करेक्ट आंसर है CpG मोटिव्स। टॉल लाइक रिसेप्टर जो कि पैटर्न रिकॉग्निशन रिसेप्टर हैं, ये इंडोसोम के सरफेस पर भी पाए जाते हैं और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर भी पाए जाते हैं। यहाँ पर जो पूछा गया है टॉल लाइक रिसेप्टर 9, ये अनमेथाइलेटेड CpG जो कि बैक्टीरिया में खास तौर से पाया जाता है, ये एक तरीके का इम्यूनोस्टिमुलेटरी सीक्वेंस है जिससे टॉल लाइक रिसेप्टर 9 बाइंड करते हैं और इंटरफेरॉन अल्फा, इंटरल्यूकिन 12 और इंटरल्यूकिन 18 की सिंथेसिस हो ऐसी सिग्नलिंग को स्टार्ट करते हैं। माइक्रोब है उसके ऊपर जो भी इस तरीके का स्ट्रक्चर प्रेजेंट है और एक फैगोसाइटिक सेल है उसके ऊपर ये टॉल लाइक रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। ये रिसेप्टर जो कि पैटर्न रिकॉग्निशन रिसेप्टर भी कहलाते हैं, इस मॉलिक्यूल के माइक्रोब्स के इस स्ट्रक्चर को रिकॉग्नाइज करके और इसके अकॉर्डिंग सिग्नलिंग करते हैं इस फैगोसाइटिक सेल के अंदर। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के सेल वॉल में जो लिपोटिकोइक एसिड पाई जाती है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के ऊपर लिपोपॉलीसैकेराइड्स और ऐसे माइकोबैक्टीरियम के ऊपर जो लाइपोएराबिनोमेनन पाया जाता है, ये भी जो है वो पैथोजन एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न की तरह काम करता है। तो लिपोटिकोइक एसिड हो गया, लिपोपॉलीसैकेराइड्स हो गए या फिर ये लिपोएराबिनोमेनन हो गए, इनको जो है टॉल लाइक रिसेप्टर्स रिकॉग्नाइज करते हैं और फैगोसाइटिक सेल के अंदर सिग्नलिंग कराते हैं। टॉल लाइक रिसेप्टर 2 और 6 ये दोनों मिलकर के एक हेटेरोडाइमर बनाते हैं, वो इस लिपोटिकोइक एसिड को रिकॉग्नाइज करेंगे। लिपोपॉलीसैकेराइड को रिकॉग्नाइज करने के लिए टॉल लाइक रिसेप्टर 4 पाया जाता है फैगोसाइटिक सेल के ऊपर। तो बेसिकली ये चारों एग्जाम्पल जो है वो पैथोजन एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न जो कि माइक्रोब्स के ऊपर पाए जाते हैं उनके हैं, लेकिन जो टॉल लाइक रिसेप्टर 9 है वो CpG मोटिव्स को रिकॉग्नाइज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कॉम्प्लीमेंट कंपोनेंट C3 इज क्लीव्ड बाय। इसका करेक्ट आंसर है सेकंड। इस C3b यूनिट को C3 कन्वर्टेज भी कहते हैं। ये C3 को C3a और C3b में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। C3a जो है वो एक्टिव मॉलिक्यूल्स हैं C3 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स कंसिस्ट ऑफ। करेक्ट आंसर है C5b 6, 7, 8, 9 यूनिट। मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स ये जो होते हैं ये ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल बनता है जिससे इलेक्ट्रोलाइट और सॉल्यूट अंदर बाहर आ जा सकते हैं। इस कॉम्प्लेक्स के बनने के बाद बैक्टीरिया सेल में सोडियम और वाटर का इन्फ्लक्स स्टार्ट हो जाता है। सोडियम और वाटर बैक्टीरिया सेल के अंदर आने लगते हैं जिसकी वजह से सेल में ऑस्मोसिस होने की वजह से सेल लाइसिस हो जाता है। मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स में आप देख सकते हो C5b कंपोनेंट है, C6, C7 कंपोनेंट्स प्रेजेंट है, C8 और ये C9 कंपोनेंट प्रेजेंट है। तो इस तरीके से ये आपस में मिलकर के यहाँ पर एक ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल बना रहे हैं बैक्टीरिया के ऊपर और बैक्टीरिया के सॉल्यूट्स को अंदर बाहर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कर रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू ऑफ C3b। करेक्ट आंसर है C3b ऑप्सोनाइज बैक्टीरिया। क्वेश्चन है कि एक्यूट इन्फ्लामेशन कैरेक्टरिस्टिकली इन्वॉल्व्स। एक्यूट इन्फ्लामेशन, इसमें जो इन्फ्लामेशन है वो एक प्रोसेस है जिसके बाद इंजरी जो साइड होती है, कहीं पर घाव लग जाए वहाँ पर स्वेलिंग, रेडनेस, पेन और हीट ऐसे लक्षण आपको दिखते हैं, मतलब वहाँ पर इन्फ्लामेशन की प्रोसेस स्टार्ट हो गई है। एक्यूट इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स में ल्यूकोसाइट्स इकट्ठी होने लगती है इंजरी साइट पर, साथ ही कॉम्प्लीमेंट्स जो प्रोटीन, एंटीबॉडी और कई दूसरी प्लाज्मा प्रोटीन्स वो भी आकर के वहाँ पर इकट्ठा होना स्टार्ट कर देती है।
C5a द्वारा इंजरी साइट पे न्यूट्रोफिल और ल्यूकोट्राइन बी के द्वारा मास्ट सेल अट्रैक्ट की जाती है। यानी कि C5 न्यूट्रोफिल को अट्रैक्ट करने का काम करता है और ल्यूकोट्राइन बी मास्ट सेल को अट्रैक्ट करने का काम करता है। एक्यूट इन्फ्लामेशन में आर्टरियोल्स का डायलेशन होता है। आर्टरियोल्स डायलेट होते हैं, ना कि कॉन्स्ट्रिक्ट होते हैं। एक्यूट इन्फ्लामेशन से रिलेटेड ये क्वेश्चन कई एग्जाम में पूछा गया है। मैंने ऑलमोस्ट हर एग्जाम में जहाँ पर इम्यूनोलॉजी से क्वेश्चन आता है इस क्वेश्चन को ज़रूर देखा है। इसका करेक्ट आंसर है इन्फ्लक्स ऑफ न्यूट्रोफिल्स। एक्यूट इन्फ्लामेशन हुआ मतलब कि न्यूट्रोफिल्स वहाँ पर आकर के इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाएंगे। एक दो वर्ड होते हैं, एक होता है एक्यूट, दूसरा क्रोनिक। एक्यूट मतलब कोई रिएक्शन जो तुरंत ही स्टार्ट हो गई है उसको हम एक्यूट इन्फ्लामेशन कह रहे हैं। क्रोनिक का मतलब हुआ जो कुछ टाइम के बाद स्टार्ट होगी या सेकेंड टाइम कोई एक्सपोजर हो रहा है, तब क्रोनिक वर्ड हम यूज़ करते हैं। नॉर्मली 30 दिन के बाद अगर कोई रिएक्शन हो रही है उसको हम क्रोनिक बोलते हैं। क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू ऑफ द लाइसोजाइम। इनमें से लाइसोजाइम के बारे में कौन सा सही है। पहला ऑप्शन कह रहा है कि लाइसोजाइम इज अ साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल, जबकि लाइसोजाइम एक प्रोटीन है जो कि एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड और कई प्रोफेशनल फैगोसाइटिक सेल में ग्रेन्यूल्स के अंदर पाया जाता है। कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन के बाद कई एंजाइम कैस्केड बनता तो है, लेकिन लाइसोजाइम खुद कोई प्रोटियोलाइटिक की तरह काम नहीं करता है। जवाब है कि लाइसोजाइम स्प्लिट्स पेप्टाइडोग्लाइकॉन। फोर्थ ऑप्शन कह रहा है कि लाइसोजाइम इज रिलीज बाय मास्ट सेल, जबकि लाइसोजाइम मास्ट सेल में पाए ही नहीं जाते। इसको समझते हैं हम। लाइसोजाइम बैक्टीरिया के पेप्टाइडोग्लाइकन सेल वॉल को तोड़ने का काम करता है। ये एक एंटीबैक्टीरियल एंजाइम है जो फैगोसाइटिक सेल के ग्रेन्यूल्स, टीयर और सलाइवा में प्रेजेंट होता है। लाइसोजाइम जो होता है वो कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन में एंजाइमेटिक रिएक्शन को सिग्नल देता है। ये खुद एंजाइम है पर ये कभी प्रोटीन को ब्रेक नहीं करता है। क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्यूट फेज प्रोटीन। इसका करेक्ट आंसर है कॉन्ड्राइटिन सल्फेट। कॉन्ड्राइटिन सल्फेट जो है वो सेल मैट्रिक्स का एक कंपोनेंट है। एक्यूट फेज प्रोटीन सीरम प्रोटीन होती हैं, मोस्टली लिवर में प्रोड्यूस होती हैं। इनका कॉन्सेंट्रेशन इन्फ्लामेटरी प्रोसेस के अकॉर्डिंग घटता और बढ़ता रहता है। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं एक्यूट फेज प्रोटीन्स के। इतनी जो प्रोटीन है इनका कॉन्सेंट्रेशन इन्फ्लामेटरी प्रोसेस में थोड़ा ज़्यादा होता है। सबसे ज़्यादा आपने नाम सुना होगा सी रिएक्टिव प्रोटीन और मैनोसबाइंडिन लेक्टिन का। इन दोनों का काम कॉम्प्लीमेंट को फिक्स करना और ऑप्सोनाइजेशन कराना है। ये सी रिएक्टिव प्रोटीन इन्फ्लामेटरी प्रोसेस में मॉडरेट अमाउंट में प्रेजेंट होती है, यानी कि ना ज़्यादा ना कम। क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू ऑफ द इंटरफेरॉन। दिए गए ऑप्शंस में इंटरफेरॉन्स के बारे में कौन सा सही स्टेटमेंट है। करेक्ट आंसर है सी, इंटरफेरॉन्स इंड्यूस एंजाइम सिंथेसिस इन द टारगेट सेल। इंटरफेरॉन्स टारगेट सेल का मतलब हुआ माइक्रोब्स के अंदर ऐसे जीन्स को एक्टिवेट करने का काम करते हैं जिससे प्रोटीन काइनेज और इंडोन्यूक्लियस जैसे एंजाइम उस माइक्रोब्स के अंदर बनने लगते हैं और वो माइक्रोब्स के अंदर सेल लाइसिस होती है। पहला ऑप्शन कह रहा है कि इंटरफेरॉन्स आर फाउंड ओनली इन मैमेलियन स्पीसीज, जबकि इंटरफेरॉन्स बर्ड, रेप्टाइल, फिश और हायर प्लांट्स में भी पाए जाते हैं। सेकेंड ऑप्शन कह रहा है इंटरफेरॉन्स आर डिवाइडेड इनटू 5 मेन फैमिलीज, जबकि इंटरफेरॉन्स की सिर्फ 3 मेन फैमिलीज हैं, अल्फा, बीटा और गामा। फोर्थ ऑप्शन कह रहा है इंटरफेरॉन्स ओनली अफेक्ट इन्फेक्टेड सेल। यहाँ इसी पॉइंट पे जो है इंटरफेरॉन्स की डिस्कवरी हुई थी। हुआ ऐसा था कि वायरल इंटरफेरेंस के समय इंटरफेरॉन्स खोजे गए थे। मतलब एक वायरल इन्फेक्टेड सेल्स में दूसरे अनरिलेटेड वायरस द्वारा इन्फेक्शन नहीं हो पा रहा था। रीज़न पता करने पे पता चला कि उसके अंदर इंटरफेरॉन्स बन रहे हैं। यानी कि अगर कोई सेल इन्फेक्टेड है तो उसके अंदर इंटरफेरॉन्स बन चुके होंगे और उन इंटरफेरॉन्स बनने के बाद
अगर कोई दूसरा वायरस वापस उसी सेल को इन्फेक्ट करना चाहेगा तो वो इन्फेक्ट नहीं कर सकता। क्वेश्चन है कि नेचुरल किलर सेल डू नॉट, दिए गए ऑप्शंस में नेचुरल किलर सेल क्या नहीं कर सकती, तो ऑप्शन है 4, किल ओनली, वर्ड आ गया यहाँ पर ओनली, बाय डैमेजिंग द टारगेट सेल आउटर मेम्ब्रेन। मतलब सिर्फ केवल एक यही तरीका नहीं है जो नेचुरल किलर सेल यूज़ करती हैं टारगेट सेल को मारने में, वो इन सारे तरीकों का यूज़ करती हैं। इंटरफेरॉन्स के द्वारा सिग्नलिंग होती है, परफोरिन्स बनाती हैं, उनके अंदर ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर पाया जाता है, कई सेरिन प्रोटीएज एंजाइम अपने अंदर कंटेन करके रखती हैं। नेचुरल किलर सेल ये लार्ज ग्रैनुलर ल्यूकोसाइट्स हैं। नेचुरल किलर सेल टारगेट सेल को दो तरीके से ख़त्म करती हैं, एक डेथ रिसेप्टर किलिंग, दूसरा ग्रैन्यूल डिपेंडेंट किलिंग। ग्रैन्यूल डिपेंडेंट में परफोरिन टारगेट सेल में जा करके यहाँ पर परफोरिन आएगी और इस तरीके से एक चैनल बना देगी, जिसकी वजह से इस नेचुरल किलर सेल के जो ग्रेंजाइम और ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर हैं उस टारगेट सेल के अंदर चले जाएंगे। जैसे ही ग्रेंजाइम और ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर टारगेट सेल के अंदर जाकर कैस्पेज एक्टिवेशन करके उसके बाद उसमें सेल लाइसिस कराते हैं, यानी कि एपोप्टोसिस होती है। नेचुरल किलर सेल के रिसेप्टर और ग्रेंजाइम दोनों ही पाथवे में टारगेट सेल के अंदर कैस्पेज एक्टिवेशन यानी कि एपोप्टोसिस होकर के फिर सेल लाइसिस होता है। क्वेश्चन है कि स्नोफिल्स डू नॉट, इन दिए गए ऑप्शन में क्या स्नोफिल में नहीं होता, तो पहला ऑप्शन है कि स्टेन विथ बेसिक डाई, जबकि स्नोफिल्स एसिडिक डाई से होती हैं, तो इसका करेक्ट आंसर यही है, स्टेन विथ बेसिक डाई। स्नोफिल्स के अंदर बेसिक प्रोटीन्स होती हैं, बेसिकली ये बेसिक प्रोटीन सेक्रेट करती हैं जो कि हेलमिंथ मेम्ब्रेन को डैमेज करती हैं। इनके अंदर पेरोक्सीडेज प्रेजेंट होता है जो कि रिएक्टिव ऑक्सीजन इंटरमीडिएट्स बनाता है। एक्टिवेट होने के बाद ये रेस्पिरेटरी बर्स्ट के द्वारा ऑक्सीजन इंटरमीडिएट्स बनाती हैं। इनके ऊपर C3 भी रिसेप्टर पाया जाता है जिसके द्वारा ये ऑप्सोनाइज्ड पैथोजन से बाइंड करती हैं। क्वेश्चन है कि पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर न्यूट्रोफिल्स अटैक बैक्टीरिया, यानी कि न्यूट्रोफिल्स बैक्टीरिया में किस तरीके से अटैक करती हैं, करेक्ट आंसर है बाय फैगोसाइटोसिस। तो मेन फैगोसाइटिक सेल हैं न्यूट्रोफिल और मैक्रोफेज। न्यूट्रोफिल्स को प्रोफेशनल फैगोसाइटिक सेल भी कहते हैं। ये रिएक्टिव ऑक्सीजन, लाइसोजाइम, डिफेंसिव ऐसे कई मैकेनिज्म यूज करके माइक्रोब्स को खत्म करती हैं। क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉम्प्लीमेंट कॉम्पोनेंट दैट इज स्ट्रॉन्गली कीमोटैक्टिक फॉर द न्यूट्रोफिल। हमने एक्यूट इन्फ्लामेशन में समझा था कि C5a जो है वो सिग्नल की तरह काम करता है इंजरी साइट से कि न्यूट्रोफिल्स वहाँ पर आकर के इकट्ठी हों और इम्यून रिस्पॉन्स को स्टार्ट कराएं। तो इसका करेक्ट आंसर C5a है। तो C5 एक पावरफुल कीमोटैक्टिक एजेंट है और साथ में ये एनाफाइलटॉक्सिन भी है। C9 मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स का पार्ट है। C3 का कोई बायोलॉजिकल रोल नहीं है ऐसे भी, जो एक रिसेप्टर की तरह काम करता है। ये ऑप्सोनाइज माइक्रो ऑर्गेनिज्म को फैगोसाइटिक सेल के साथ अटैच करवाती है। C5b मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स बनाने की शुरुआत करती है। क्वेश्चन है कि एक्यूट इन्फ्लामेशन कैन बी इनिशिएटेड बाय, इसका आंसर है मास्ट सेल एक्टिवेशन। मास्ट सेल के एक्टिवेशन से कीमोटैक्टिक फैक्टर रिलीज होते हैं न्यूट्रोफिल को अट्रैक्ट करने के लिए, साथ में वैसो एक्टिव मेडिएटर हिस्टामाइन भी रिलीज होते हैं मास्ट सेल के अंदर से। न्यूट्रोफिल का आना ही पहला रिस्पॉन्स है एक्यूट इन्फ्लामेशन का। वस्कुलर परमेबिलिटी का बढ़ना एक्यूट इन्फ्लामेशन के लिए ज़रूरी नहीं है। C3 बिना क्लीवेज के कोई इसका बायोलॉजिकल रोल नहीं है और लाइसोजाइम ये एक्यूट इन्फ्लामेटरी प्रोसेस का पार्ट नहीं है। क्वेश्चन है कि नॉड लाइक रिसेप्टर 3 इन्फ्लामोसोम लीड्स टू द रिलीज ऑफ, तो करेक्ट आंसर है सेकंड, इंटरल्यूकिन 1 बीटा। ये इन्फ्लामोसोम
जो है वो इंटरल्यूकिन बी को एक्टिव करके उसको इंटरल्यूकिन 1 बीटा में कन्वर्ट करते हैं। इस इन्फ्लामोसोम का काम प्रो इन्फ्लामेटरी साइटोकाइन रिलीज करना है, जिसमें ट्यूमर निक्रोसिस फैक्टर तो नहीं आता है। प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर इस इन्फ्लामोसोम से जनरेट नहीं होते हैं। आई होप इस वीडियो के बाद आपके थोड़े कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे इनेट इम्यूनिटी और उससे रिलेटेड टर्म्स को लेकर के।